हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक हमारा मटेरियल। इससे पहले आप लोग पढ़े थे कि लागत क्या है, लागत लेखांकन क्या है, लागत की अवधारणा क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें पढ़े। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम है सामग्री नियंत्रण। क्या है? सामग्री नियंत्रण अर्थात मटेरियल कंट्रोल। सामग्री ये नेक्स्ट चैप्टर भी है, समझिए कि थर्ड चैप्टर है, लेकिन मैंने टॉपिक वाइज आप लोग को वीडियो डाला है। तो जल्दी से आप लोग कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सामग्री नियंत्रण मटेरियल कंट्रोल। लेकिन उससे पहले चाहिए कि जो चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन बना हुआ है उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में शेयर करेंगे, साथ में एक लाइक भी कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। सामग्री नियंत्रण मटेरियल कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सामग्री नियंत्रण ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक है सामग्री अर्थात मटेरियल, और दूसरा है नियंत्रण। दूसरा क्या है? नियंत्रण, कंट्रोल। सामग्री का मतलब है कि जब भी हम कोई वस्तु बनाते हैं, सामान बनाते हैं, तो उसमें जो जो चीजें लगती हैं, जो जो वस्तुएं प्रयोग में आती हैं, वो सामग्री का होता है। और नियंत्रण का मतलब होता है कि उस पर नियंत्रण करना, माने कंट्रोल करना, उसको अपने अंडर में रखना। जैसे कोई भी सामान हम जब बनाते हैं, बनाना रहता है मान लीजिए 10 पीस, और मैंने खूब सारा सामान जुटा दिया और 10 ही की आवश्यकता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? हमारा मटेरियल वेस्ट होगा। एक्सेस मटेरियल मंगाने से हमको क्या फायदा? जैसे हमने एक छोटा सा घर बनाना है, उसमें 5 टाली ईंटा लगेगा, तो हमने 10 टाली मंगवा लिया, तो बाकी 10 टाली वेस्टेज ही जाएगा। और नियंत्रण का अब ये भी हो सकता है कि क्या नाम है, हमें जितना सामान बनाना है उससे कम मंगाए, तो भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी दशा में सामग्री पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो जब भी हमारी जो भी वस्तुएं बनाती हैं, जो भी सामग्रियां तैयार करते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, उसके लिए जो भी मटेरियल मंगाते हैं, तो वह मटेरियल एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। उस निश्चित मात्रा से जब अधिक या कम होगा तो मटेरियल वेस्ट होगा। जब मटेरियल वेस्ट होगा तो समझिए हमारा धन भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, पता नहीं फिर इसका यूज कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इसी को सामग्री नियंत्रण कहा जाता है। अब चलते हैं सबसे मेन टॉपिक पे इसके, कि सामग्री नियंत्रण की कौन कौन सी प्रक्रिया है। सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया, मटेरियल को कंट्रोल करने के कौन कौन से प्रोसेस दिए गए हैं या बताए गए। ध्यान दीजिएगा, सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया में मतलब प्रोसेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल को कई पार्टों में हमने बांटा है। इसकी कई प्रक्रिया है, ध्यान देते रहिएगा कि जितने भी पार्ट बनाएंगे सब टोटल हेडिंग होगा। इधर से ही देखिए, सबसे पहला सामग्री का नियंत्रण करते समय सबसे पहली बात जो ध्यान में रखी जाती है वो है सामग्री का क्रय, मटेरियल का क्रय। क्या पहली बात है? सामग्री का क्रय अर्थात परचेज ऑफ मटेरियल। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए जब भी हम कोई वस्तु या सामान खरीदते हैं तो उतने ही खरीदते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता से अधिक खरीदते हैं या कम खरीदते हैं, दोनों ही दशा नुकसानदायक होता है। तो सामग्री का क्रय ये पहला प्रोसेस हमारा होता है मटेरियल कंट्रोल का, कि हम उतनी ही मात्रा में खरीदें जितनी हमें आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक खरीदने पर या कम खरीदने पर नुकसानदेह होता है, अर्थात ठीक नहीं होता। अब यह जो सामग्री का क्रय जो किया जाता है, इसको क्रय करते समय क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाता है ये देखिए। पहला ध्यान दिया जाता है क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति।
क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति का मतलब यह है कि हम उतनी ही सामग्री खरीद, जैसे मान लीजिए हम एक अच्छा बिजनेसमैन है, चाहे उद्योगपति हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो हम जब उस चीज के लिए मटेरियल खरीदने जाएंगे, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति मतलब कितनी वस्तुओं का हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ, तो ऑर्डर के अनुरूप ही माल खरीदेंगे। मान लीजिए 5 का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, 5 सामानें बनानी है, तो ये हो सकता है कि इतना तक खरीद ले कि 6 हो सके, लेकिन 7 न हो। इसलिए कि मान लीजिए कि 5 का ऑर्डर है, 5 तो निकल जाएगा, एक एक्स्ट्रा बना रहे हैं, हो सकता है कि कोई और भी कस्टमर मिल जाए, लेकिन नहीं मिला तो हमारा ज्यादा वेस्ट न हो। सबसे पहला ये इसकी विधि है क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति। क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति। अब दूसरा इसका प्रोसेस क्या है, दूसरा किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले हमने विचार बना लिया कि क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति। दूसरा यह है कि पूर्ति स्रोतों की खोज। पूर्ति स्रोतों की खोज का मतलब है कि सामान खरीदते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, मटेरियल खरीदते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 5 का डिमांड है तो हम 5 ही के आसपास वस्तुओं को खरीदें या थोड़ा सा। ये भी ध्यान में रखा जाता है कि कितनी पूर्ति हम कर सकते हैं, अर्थात कितना हम सप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है अभी मैं बताया कि जैसे 5 की डिमांड है, आपने 6 खरीद लिया, इस उद्देश्य से खरीदेंगे, एक तो आसानी से निकल ही जाएगा। तो दूसरा ध्यान में रखा जाता है पूर्ति का स्रोत। पूर्ति का स्रोत, ठीक है। तीसरा क्या है, किस चीज को ध्यान में रखा जाता है, निर्ख आमंत्रित करना। निर्ख आमंत्रित का मतलब होता है इनविटेशन। इनविटेशन के द्वारा मतलब लोगों को बताना कि भाई हमारे यहाँ इस चीज का बन गया है, आइए, आज ही इसको लॉन्चिंग किया जा रहा है, आज ही इसको दिया जा रहा है, अर्थात निर्ख आमंत्रित करना। निर्ख आमंत्रित करना माने लोगों को इनविटेशन देना कि आइए हमारे पास ये सामग्री है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। और लास्ट है क्रय आदेश भेजना। क्रय आदेश भेजना। क्रय आदेश भेजना का मतलब क्या है कि यदि हमने ज्यादा मात्रा में सामग्री तैयार कर लिया है तो हम एक आदमी को रखेंगे, वो घूम घूम कर जाएगा और लोगों से ऑर्डर प्राप्त करेगा कि भाई आप, मेरी कंपनी ये चीज बनाई है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, यदि चाहिए तो कितना पीस कब भिजवा दें, ये सारे डिटेल तैयार होता है। नेक्स्ट इसका प्रोसेस है सामग्री की प्राप्ति और निरीक्षण करना। क्या है, सामग्री की प्राप्ति व निरीक्षण। सामग्री की प्राप्ति और निरीक्षण का मतलब है कि जब हम मटेरियल प्राप्त करेंगे तो ये भी बात को ध्यान में रखा जाता है कि उसका एक बार चेक भी कर लेंगे कि सही है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप बल्ब खरीद के लाए, बल्ब 5 बल्ब आपने खरीदा, 10 बल्ब खरीदा, तो ऐसा नहीं कि उसके पैक कराया लेके चले आए, उसके यहाँ चेक कराएंगे कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है। उसी तरह कोई भी मटेरियल खरीदते हैं एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ उतना वो दिया है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब सामग्री नियंत्रण की दूसरी प्रक्रिया हमारी शुरू होती है। सामग्री नियंत्रण की दूसरी प्रक्रिया में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है सामग्री का संग्रहण एवं भंडारण। सेकंड क्या है हमारा, बी जो है, यह हेडिंग है सामग्री का संग्रहण एवं भंडारण। सामग्री का संग्रहण एवं भंडारण कि जो भी सामग्रियां हम खरीद रहे हैं या जितनी मात्रा में हम खरीद रहे हैं, क्या उतना हमारे यहाँ रखने की व्यवस्था है कि नहीं। उतना, जैसे मान लीजिए 1 ट्रक आपने माल खरीदा, अब पता चले कि आपको 1 ट्रक माल रखने का व्यवस्था ही नहीं है, बाहर रख रहे हैं, बारिश में भीग रहा है, सूख रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, डस्ट पड़ रही है, तमाम चीज। तो सामग्री पर नियंत्रण ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हम उतनी ही सामग्री खरीदें जितनी हमको आवश्यकता हो या जितना हमें हमारे पास रखने की व्यवस्था हो। तो सामग्री का संग्रहण एवं भंडारण का मतलब है कि जो सामग्री उतनी ही मात्रा में खरीदे
जिसका हम सही ढंग से कलेक्शन कर सके, उसका स्टोरेज कर सके, सुरक्षित कर सके। अब इसको करने के लिए क्या प्रक्रिया बनाई गई है? सबसे पहले है स्टोर्स की स्थिति। स्टोर्स की स्थिति, स्टोर्स की स्थिति का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टोर करने का जगह है उसका देखेंगे पहले सिचुएशन क्या है, उसमें जगह कितना है। जगह जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से हम सामान को खरीदें। पता चला कि आधा ही जगह है, आधा नहीं, और एक ट्रक माल लिया, पता नहीं कहाँ, आधा उसमें रखेंगे आधा बाहर रखेंगे, चोरी होने का भी भय रह सकता है। तो स्टोर्स की स्थिति को देखकर ही हम सामानों को खरीदें। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सांकेतिक चिन्ह या मोहर। जब हम खरीद लाएंगे उस पर अपना एक मार्का भी लगाएंगे, ताकि कहीं भी वो माल रहे तो पहचाना जा सके कि हमारी कंपनी का माल है, हमारे दुकान का माल है या हमारा अपना माल है। मान लीजिए सामान्य तो सारे एक समान रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जब सामान बनाती है तो सारे सामान एक जैसे रहते हैं, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि हमारा सामान है? हो सकता है उसका जो गत्ता हो, बोरा हो, कार्टून हो, डिब्बा हो, जो भी है उस पर एक मार्का लगा देंगे कि हाँ ये हमारा ही है, दूसरे का। अगला है स्टोर्स में सामग्री का रखना और रिकॉर्ड। स्टोर्स में सामग्री रखना व रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड, इसका मतलब है कि जब खरीद लेंगे तो सामग्री को स्टोर में रख देंगे, अपने गोदाम में रख देंगे और रजिस्टर में मेंटेन कर लेंगे कि इतनी सामग्री आई, पहले से स्टॉक हमारा इतना पड़ा हुआ था, अब हमने इतना खरीद लिया, टोटल बैलेंस इतना होगा, क्या, ताकि जितनी निकासी होती जाएगी उसमें से माइनस होता जाएगा और लास्ट में उसको बैलेंस पता चल जाएगा कि हमारे स्टॉक में कितना माल बचा हुआ। ठीक है। अगला है स्टोर्स नियंत्रण रिकॉर्ड। स्टोर्स नियंत्रण रिकॉर्ड। नियंत्रण मतलब अपने स्टोर्स में जो मटेरियल का स्टोर्स है, गोदाम है, उसमें स्टोर्स नियंत्रण रिकॉर्ड भी रखेंगे ताकि पता चल सके कि बैलेंस आज के डेट में, पर डे के डेट में कितना मटेरियल बचा हुआ है, अर्थात पता चलेगा कि कितना स्टॉक है। एक और है कि स्टोर्स लेजर तैयार करना। स्टोर्स लेजर तैयार मतलब जिस तरह हम सामान्य लेन देन होते हैं, उसके ट्रांजेक्शंस होते हैं, उसका लेन देन हम जनरल या लेजर में करते हैं, उसी तरह जो स्टॉक हमारे पास है दुकानों में चाहे गोदामों में, उसका भी व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह ये दो पार्ट हमारा समाप्त हुआ। तीसरा है सामग्री का निर्गमन। तीसरा हमारा क्या है? सी है सामग्री का निर्गमन, माने इशू ऑफ मटेरियल। सामग्री का निर्गमन क्या होता है? सामग्री का निर्गमन का मतलब है कि पहले से हमारे गोदाम में कुछ माल था, कुछ और खरीद लिए, अब काफी मात्रा में हो गया, अब उसमें से हमने कितना जारी कर दिया, मतलब कितना बेच दिया या कितना निकाल दिया या कितना वापस कर दिया, तो उसे सामग्री का निर्गमन कहा जाता है। सामग्री का निर्गमन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? सामग्री मांग पत्र का। किस चीज का? सामग्री मांग पत्र का, अर्थात कितने मटेरियल की डिमांड हमारे पास है, उनका लेटर देखना चाहिए ताकि उनके पास पुनः ऑर्डर के लिए भेजा जाए या पुनः माल पहुंचाया जा सके। दूसरा है सामग्री का बिल का। सामग्री के बिल, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि मटेरियल का बिल कितना आया है, उसका पेमेंट सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगला क्या ध्यान में रखना चाहिए? सामग्री निर्गमन का लेखा। सामग्री निर्गमन का लेखा कि कितनी सामग्रियां निर्मित की जा चुकी हैं, उनकी एंट्री विधिवत ढंग से उसको करना चाहिए, आता है। ठीक है। तो इस तरह हमारा तीसरा पार्ट। चौथा है सामग्री का लेखांकन एवं अंकेक्षण। अगला है सामग्री का लेखांकन
यो अंकेक्षण। सामग्री का लेखांकन व अंकेक्षण हम देखिए यहां से हम लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि उधर थोड़ा जगह कम है। सामग्री का लेखांकन एवं अंकेक्षण मतलब सामग्री जब मार्केट से हम खरीद लिए, अपने स्टॉक में रख लिए, उसमें से कुछ जारी कर दिए और उसका लेखा जोखा भी रख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ रूटीन चेकिंग भी होनी चाहिए कि जितना हमारे रिकॉर्ड में है उतना स्टॉक में है भी कि नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो भाई उसकी छानबीन जारी करनी चाहिए ताकि हमारा माल वेस्ट ना हो, नुकसान ना हो। ऐसा हिसाब किताब रखने से व्यापारी को ही या बिजनेसमैन को ही या उद्योगपति को ही या जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसी को लाभ होता है, दूसरे को लाभ नहीं होता है। तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, सामग्री प्राप्ति वही रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, सामग्री प्राप्ति वही का निरीक्षण करना चाहिए। और किस किस चीज का निरीक्षण करना चाहिए, सामग्री निर्गमन वही का निरीक्षण करना चाहिए, सामग्री निर्गमन वही का निरीक्षण करना चाहिए, और भी जितनी भी वहियां हैं उन सबका निरीक्षण करना चाहिए। अगला देखना चाहिए सामग्री वापसी वही है, सामग्री वापसी वही है, उसका निरीक्षण करना चाहिए। वापसी वही का मतलब है जो माल रिटर्न किए गए हैं उनको। सामग्री का खाता वही का, सामग्री खाता वही का निरीक्षण करना चाहिए, सामग्री खाता वही का निरीक्षण करना चाहिए। और भी उसके द्वारा जो वहियां बनाई गई उसका निरीक्षण उसे ठीक ढंग से करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट इसमें है दिया गया है जो पांचवा सी हो गया ना, ये डी हो गया, और लास्ट में है ई। ये हमारा दिया गया है सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन। सामग्री सामग्री नियंत्रण की तकनीकी है, ठीक है, तकनीकी बेहतर है, सामग्री नियंत्रण की तकनीक, सामग्री नियंत्रण की तकनीक। सामग्री नियंत्रण की तकनीक क्या होती है, कहने का मतलब है कि सामग्री को जब नियंत्रित किया जाता है तो उसकी टेक्निक कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, तो इस प्रक्रिया कौन कौन सी अपनाई जाती है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो प्रक्रिया है वो है एबीसी प्रणाली या एबीसी तकनीक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा यहीं से उठा के, सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ देगा, पूछेगा ये एबीसी तकनीक क्या है, या एबीसी प्रणाली क्या है, या एबीसी टेक्निक क्या है, या एबीसी सिस्टम क्या है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि एबीसी प्रणाली क्या होता है। मान लीजिए कि आपका ये गोदाम है, गोदाम में या एक अच्छे बिजनेसमैन है, माल खरीदने के लिए गए, तो माल खरीदने के लिए गए तो ऐसा नहीं है कि आप सभी वस्तुएं एक ही दाम की खरीदेंगे, भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वस्तुएं खरीदेंगे। कुछ वस्तुएं महंगी होंगी, कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी, कुछ उससे भी सस्ती होंगी। तो इसने सामग्री को 3 कैटेगरी में बांटा है, ए बी एंड सी। जो हाई लेवल की वस्तु होगी, जिसका रेट मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, उसको एक कैटेगरी में रखा जाएगा। थोड़ा सा उससे मूल्य यदि कम होगा तो उसको बी कैटेगरी में रखेगा, और जो उससे भी कम होगा माने सबसे कम होगा उसे सी कैटेगरी में रखेगा। अब जो सबसे महंगी वस्तु होती है, जैसे आप ही खरीदने के लिए गए, तो महंगी वस्तुओं को आदमी कम खरीदते हैं क्योंकि उस पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है और ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। और सस्ती वस्तुओं को आप ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि सस्ती के कस्टमर ज्यादा होते हैं, महंगी कम होती है। और आप अपने गोदाम में लेकर जब आए, क्योंकि ये वस्तु जो है वो स्थान को कम घेरता है, लेकिन बी थोड़ा ज्यादा घेरेगा और सी सबसे ज्यादा घेरेगा। तो ए पर ए क्या है, मात्र एक कार्टून, एक डिब्बा है, लेकिन उस पर ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, इतना खर्च हुआ है कि बी सी को भी मिला दिया जाए तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुओं पर सुरक्षा की आवश्यकता अधिक होती है, और उसके लिए स्पेस तो कम चाहिए, जगह कम चाहिए, लेकिन विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
और बी वस्तुएं होती है उस पर भी सुरक्षा की जरूरत होती है, लेकिन ए की तुलना में कम होती है, लेकिन वह स्पेस ए की तुलना में कुछ ज्यादा ही खींचता है। और सी वस्तु होती है वो समझिए कि उस पर सुरक्षा की बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन वो गोदाम में स्पेस सबसे ज्यादा खींचता है। तो ऐसे सिस्टम या ऐसे प्रणाली को एबीसी प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो पढ़े अभी सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया। तो इसको मिटा दे रहे हैं, जल्दी से आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर टू द पॉइंट्स है, सब आप नोट कर सकते हैं एक के बाद। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आप नोट करने के बाद से मैं दूसरा इसका टॉपिक शुरू कर रहा हूं, वो है सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन। मिटा रहे हैं, सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन। मिटा दे, फिर लिख रहे हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंडों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू। क्या कहा जाता है? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू। सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन होता क्या? ध्यान दीजिए, सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन का मतलब है कि जब भी गोदाम में या स्टोर से सामग्री को इशू किया जाता है तो वहां पे कौन कौन सी विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इसका पहला विधि है फीफो विधि। क्या है? फीफो। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। माने इसको कहा जाता है पहले आना पहले जाना विधि। पहले आना पहले जाना विधि का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि किसी गोदाम में, ध्यान दीजिएगा, केवल एक रास्ते हो, दो रास्ते होते, दो रास्ते होते। इधर से हमने कोई भी चीज इन किया, रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, और निकालना हुआ तो इधर से निकालेंगे। जैसे कि एक टंकी है, इधर से ऐसे पानी इसमें जाएगा जाएगा और एक नीचे बना हुआ है नल, इसमें से निकलते जाएगा। ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, कि गोदाम में जो सामग्री पहले आती है उसे पहले जारी किया जाता है ताकि खराब ना हो जाए। दूसरा होता है इसमें विधि लीफ, मतलब इसको कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड्स। माने बाद में जाना पहले जाना। मतलब कि जो सामग्री बाद में रखी जाती है सबसे अंत में, उसे पहले जारी किया जाता है। जैसे कि गोदाम में केवल एक ही दरवाजा है, रखते जाइए, लास्ट में जो दरवाजे के पास रखे रहेंगे, फिर बेचना होगा तो उसको पहले बेचेंगे, जो पहले कर दें उसको बाद में बेचेंगे। इसका विस्तृत डिटेल पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन वो भी नहीं, बाद में। आगे है सर्वोच्च में आना पहले जाना। हीफो जिसको कहा जाता है, पहले ये हीफो, हाईएस्ट फर्स्ट आउट मेथड। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है? सर्वोच्च आना पहले जाना, सर्वोच्च आना
पहले जाना। विधि मतलब उच्चतम मूल्य का जो वस्तु सब होती है, हाई रेट की जो वस्तुएं होती हैं, उसको पहले गोदाम से निकाला जाता है, और जो सस्ती होती है उसके बाद में, जो सबसे सस्ती होती है उसको सबसे बाद में निकाला जाता है। इसे उच्चतम मूल्य वाला पहले जाना विधि कहा जाता है। हिफो हो गया। हिफो के बाद से है मीफो, ठीक ना। मीफो मिनिमम इन फर्स्ट आउट मेथड, मतलब न्यूनतम मूल्य वाला पहले जाना विधि। मतलब जो वस्तुएं सबसे सस्ती दाम की होती हैं उसे पहले बेचा जाता है, और जैसे जैसे महंगी होती जाती हैं उसको बाद में बेचा जाता है। अगला है आधार मूल्य पद्धति। आधार मूल्य पद्धति मतलब बेस वैल्यू मेथड। ये क्या होता है कि हर एक वस्तुओं का एक मानक, एक आधार निर्धारित कर दिया जाता है कि एवरेज कोई वस्तु 100 रुपया, 110 रुपया और 120 रुपये का, तो तीनों वस्तुओं का एक मानक तैयार कर दिया जाता है कि इसी मूल्य पर बेचना है, चाहे जो भी हो जाए, सस्ता हो चाहे महंगा हो, हमको इसी एक फिक्स प्राइस पर बेच देना। तो उसे आधार वैल्यू मेथड कहा जाता है। एक होता है औसत मूल्य पद्धति। औसत मूल्य पद्धति, एवरेज वैल्यू मेथड। एवरेज वैल्यू मेथड क्या होता है, बस यही कम हो गया है कि बहुत सारी वस्तुएं खरीदी गई हैं, उनमें से सबका रेट अलग अलग है, सभी मूल्यों को जोड़कर एक औसत मूल्य ज्ञात किया जाता है, और उसी औसत मूल्य के आधार पर जब हम वस्तुओं को बेचते हैं तो उसे एवरेज मूल्य पद्धति कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला है प्रतिस्थापन मूल्य पद्धति। सही गिर गया है हाथ में। प्रतिस्थापन मूल्य पद्धति, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, यह क्या होता है? रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, प्रतिस्थापन मूल्य मतलब जो वस्तुएं हमारी स्टोर में क्रय करके रखी गई उसका एक प्रतिस्थापित मूल्य निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर इसको बेचा जाता है। और एक और है प्रमापित मूल्य पद्धति। प्रमापित मूल्य पद्धति, इसको स्टैंडर्ड प्राइस मेथड कहा जाता है। प्राइस मेथड मतलब सबका एक प्रमाप निर्धारित कर दिया जाता है और उसी एक मूल्य पर वस्तुओं को बेचा जाता है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से, वैसे तो थ्योरेटिकल दृष्टि से सामग्री मूल्यांकन, निर्गमन का मूल्यांकन की इतनी विधियां हैं, कुछ बुकों में अलग से और भी विधियां एडिशनल दी गई हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बस इतनी विधियां। लेकिन इनमें से जो न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो मोस्टली फीफो और लीफो का ही ज्यादा पूछता है, अर्थात फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये दोनों ज्यादा पूछता है। इस पर मैं एक न्यूमेरिकल का भी वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद से हम बढ़ते हैं अंतिम स्टेज पर। वो हमारा अंतिम स्टेज क्या है, ध्यान दीजिए। वह हमारा अंतिम स्टेज है सामग्री स्तरों का स्कंद स्तरों का निर्धारण। इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। ध्यान दीजिए, स्कंद स्तरों का निर्धारण
स्तरों का निर्धारण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल मतलब कि यदि किसी व्यवसाय में यह गोदाम में या स्टोरेज में या स्टोर्स में जो हमारे स्टॉक्स बच जाते हैं तो उसका हम निर्धारण कैसे करते हैं। थोड़ा इंक डाल लिया जाए फिर आपको पढ़ाते हैं कि जब गोदाम में हमारे कुछ स्टॉक बच जाते हैं और सामग्री को क्रय करना रहता है तो उस पर डिसीजन लिया जाता है कि सामग्री खरीदी जाए कि नहीं खरीदी जाए, खरीदी जाए तो कितनी मात्रा में खरीदी जाए, न खरीदी जाए तो क्यों नहीं खरीदी जाए, और उसकी गणना वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, ये इस टॉपिक में आप जानें। सबसे पहले है इसमें पुनः आदेश स्तर। फर्स्ट इसमें है पुनः आदेश स्तर, इसको अंग्रेजी में रीऑर्डर लेवल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है न्यूनतम स्टॉक स्तर। सेकंड है न्यूनतम स्टॉक स्तर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल। और तीसरा है, मैं पहले लिख दे रहा हूं फिर इसके बारे में बता रहा हूं, अधिकतम स्टॉक लेवल। अधिकतम स्टॉक स्तर मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ध्यान देते रहिएगा कि स्कंद स्तरों का निर्धारण हम कैसे करते हैं। अगला है औसत स्टॉक स्तर। औसत स्टॉक स्तर, एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है। और एक है खतरे का स्तर। खतरे का स्तर, डेंजर लेवल, इसको क्या कहा जाता है, डेंजर लेवल। ठीक है। ये 5 स्तर आपको बताए गए, ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है, 5 स्तर आपको बताए गए कि जो स्टॉक का डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल जो होता है, स्कंद स्तरों का जो निर्धारण दिया गया है, ये 5 तरीके से किया जाता है। तो पुनः आदेश स्तर का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब है कि उस स्टॉक को देखना चाहिए कि वो माल मंगाया जा सकता है या नहीं मंगाया जा सकता है। यदि माल मंगाया जा सकता है तो उसे पुनः आदेश देना चाहिए। उसका फार्मूला कुछ होता है, फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल इक्वल टू होता है मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। क्या फार्मूला होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। ये इसका फार्मूला कि कितना कंजम्पशन किया जाता है और कितने दिन में डिलीवरी आ जाएगी, कितने दिन में हमारी स्टॉक की पूर्ति हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। न्यूनतम स्टॉक अक्सर, न्यूनतम स्टॉक अक्सर मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल जो होता है, इसका मतलब ये है कि अपने गोदाम में उतनी न्यूनतम मात्रा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, चाहे उत्पादन हो या न हो, लेकिन अपने स्टोर में, अपने स्टोर्स में मिनिमम जो लेवल है स्टॉक का वो हमेशा बनाए रखने चाहिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारा एक फार्मूला दिया गया है, वो फार्मूला है कि रीऑर्डर लेवल माने मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी। मतलब इसका फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन
into minimum डिलीवरी टाइम, ये फार्मूला। ठीक है, इसी तरह है तो अधिकतम स्टॉक स्तर, इसका मतलब होता है कि अपने गोदाम में एक सीमा बनानी चाहिए कि इससे ज्यादा माल गोदाम में न रखे, क्योंकि उससे अधिक रखने पर उसकी पूंजी फंसेगी और पता नहीं फिर आगे माल बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। उससे ओवर होने पर उसको व्यवसाय में क्षति होने का खतरा भी हो सकता है। तो ऐसी दशा पे अधिकतम स्टॉक लेवल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसका हमारा फार्मूला कुछ होता है। उसका फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइन प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या फार्मूला होता है, या इसके कई भी फार्मूले होते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू होता है रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी इक्वल टू रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी प्लस माइनस है मिनिमम कंज्यूमशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम, माइनस है मिनिमम कंज्यूमशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक इसी तरह है औसत स्टॉक स्तर। औसत स्टॉक स्तर का मतलब होता है एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि औसतन हमेशा इतना माल हमारे गोदाम में पड़ा रहना चाहिए। इसको हमको ज्ञात करने का फार्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। इसका फार्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन होता है 2। और लास्ट है खतरे का स्तर, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल में क्या होता है कि यदि ये लगता है कि हमारी बनाई गई निर्धारित सीमा से यदि कम हो रहा है तो समझिए खतरा है, क्योंकि माल मिलेगा नहीं और उसके ऑर्डर की पूर्ति हो नहीं पाएगी, अर्थात डेंजर लेवल का रहा था, इसके मतलब स्टॉक एकदम खाली हो गया। तो डेंजर लेवल ज्ञात करने का हमारा फार्मूला होता है कि मिनिमम स्टॉक लेवल माइनस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या होता है फार्मूला इसका, होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल माइनस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह सामग्री नियंत्रण की ये विधियां जितनी भी दी गई है लगभग खत्म हो गई। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए